हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? तो जैसा कि आप जानते हैं, ऑलरेडी सारा सिलेबस सब चीज पढ़ा के ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक डेढ़ साल पहले ही आप सभी के लिए पूरा पढ़ा के रखा हुआ है, व्हाइट बोर्ड के वीडियोस प्रेजेंट है। लेकिन जैसा अपग्रेडेशन जरूरी होता है, वैसे ही हमने आपके लिए एक न्यू बैच स्टार्ट किया जिसमें हम डिजिटल बोर्ड पे आपको पढ़ा रहे हैं दोबारा से। लेकिन सारे वीडियोस ऑलरेडी है, अच्छे क्वालिटीज में है, क्लीन है, ठीक है। तो जरूर से देखते रहना। बहुत सारे बच्चों ने देखा है पिछले 3-4 सालों से, और कई सारे बच्चे टॉपर बन के निकले हैं। तो प्लीज पढ़ाई करते रहो एंड अपने दोस्तों को शेयर करते रहो। तो आज फिर से हम लाए हैं एक और नया लेक्चर, जिसमें हम स्टडी करने वाले हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट का लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, चैप्टर को स्टार्ट किए हुए लगभग 2-3 दिन हो चुके हैं और 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आज थर्ड लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.3 के ऊपर भी नजर डालेंगे। लेकिन नजर डालने के पहले हम समझेंगे कि सेट में हमने पढ़ा क्या। तो क्विक रिकैप की अगर मैं बात करूं, तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि सेट क्या होता है, करेक्ट। और अगर कोई भी सेट को मुझे लिखना होता है तो जनरली 2 मेथड्स होते हैं। एक होता है आपका लिस्टिंग मेथड, दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो ये दोनों मेथड्स हमने देखा, उसी के बेस पे प्रैक्टिस सेट 1.1 हमने सॉल्व किया। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो प्लीज जाके देखना, तभी बेस क्लियर होगा। कंसेप्ट धीरे धीरे बेस होता है। जैसे कोई बिल्डिंग खड़ी होती है, सबसे पहले फाउंडेशन मजबूत किया जाता है, नींव रखी जाती है, नीचे का पोर्शन, ठीक है, फिर धीरे धीरे ऊपर बिल्ड किया जाता है। उसी प्रकार कोई भी मैथ्स के चैप्टर या फिर कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो, तो स्टार्टिंग का जो चीज होता है वो कंसेप्ट होता है। वो अगर आप नहीं समझोगे, आगे की चीजें डिफिकल्ट होती है। तो वो हो गया। उसके बाद हमने देखा कि भाई सेट जो होता है वो कौन से प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट देखा हमने, फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सेट। उसके बेस पे भी हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 1.2 सॉल्व किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और आज हम देखेंगे कि जो सेट होता है दोस्तों, उसको और भी किस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे और चीज पढ़ने वाले हैं, जैसे कि भाई यूनिवर्सल सेट क्या हो जाता है, किसी सेट का सबसेट क्या होता है, ठीक है ना, किसी सेट का वेन डायग्राम अगर आप बनाना है, व्हाट डू यू मीन बाय वेन डायग्राम, ये सब हम देखेंगे। और उसी के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस जो कि हमारे प्रैक्टिस सेट 1.3 के अंदर होंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। बस आप लोग वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ओके बच्चा, क्लियर है? तो चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे आज के टॉपिक से, जो कि है वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम होता क्या है, देखो। सबसे पहले जैसे हमने कल स्टडी किया था, अगर आपको पता होगा, अगर याद आ रहा होगा आपको, तो हमने देखा था कि बहुत सारे सेट अलग अलग तरीके से अलग अलग फॉर्मेट्स में हम लिख सकते हैं। लेकिन कोई भी गिवन सेट को हम किसी डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करें, उस डायग्राम को हम लोग जनरल तौर पे वेन डायग्राम बोलते हैं। तो वेन डायग्राम बहुत सिंपल होता है। जैसे मान लो ये पहला एग्जांपल है, ठीक है ना, फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया हुआ है, दैट इज नथिंग बट क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। अब समझ लो, इसका मैं कुछ नाम रख लेता हूं। सबसे पहले समझ लो कि इसका मैंने कुछ नाम रखा। ये जो सेट है इसका नाम मैं रख दिया ए। तो ए इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। ये मेरा क्या हो गया, ए मेरा सेट हो गया। ए इज द सेट के अंदर 1, 2, 3, 4, 5। अब इसी को मुझे वेन डायग्राम में बनाना है, ठीक है ना। देखो यहां पे ध्यान से, पहले अगर इसी को मुझे वेन डायग्राम में बनाना है, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक ओवल शेप का या फिर सर्कल शेप का, नॉट प्रॉपर सर्कल लेकिन थोड़ा अंडा आकार, ओवल बोलते हैं ना, अंडा आकार। तो अंडे आकार का ऐसा सोया हुआ एक शेप बनाऊंगा, और उस शेप के अंदर ये जो नंबर्स जो लिखे होते हैं वो लिख दूंगा। दैट इज रैंडमली लिख दो, नंबर वाइज लिखना जरूरी नहीं है। 1 लिख दो, इधर 3 लिख दो, इधर 2 लिख दो, इधर 4 लिख दो, इधर 5 लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कहीं पे भी लिख दो, लेकिन वो सर्कल के अंदर होना चाहिए। तो उस चीज का नाम आप रख सकते हो। फॉर एग्जांपल इसके अंदर ये जो सेट है इसका नाम क्या है, ए है, तो इसके अंदर आप नाम लिख दो, दैट इज ए। तो ये क्या हो जाएगा, ए का सेट हो जाएगा। या फिर आप ए इसके ऊपर भी लिख सकते हो, तो भी चल जाएगा काम। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेन डायग्राम। तो अगर आपको कोई पूछता है कि वेन डायग्राम बनाओ, तो बस सिंपली एक कुछ शेप बना दो, सर्कल बना दो, स्क्वायर बना दो, रेक्टेंगल बना दो ऐसा, और उसके अंदर जो भी वो सेट का वैल्यू रहेगा यानी एलिमेंट्स रहेगा, उसके अंदर डाल दो। दैट इज नथिंग बट योर वेन डायग्राम। कितना सिंपल है, आप बोलो। कोई इमेजिन करता था अरे वेन डायग्राम कितना खतरनाक होता है, कुछ खतरनाक नहीं होता है, बस देख के तो लिखना है आपको सर्कल बना के, कितना इजी होता है। दूसरा एग्जांपल भी दिया हुआ है, लेट्स सपोज दूसरा एग्जांपल क्या है, 3, 4, सॉरी, अब इसका नाम ए रखा तो इसका नाम मैं बी रख लेता हूं, लेट्स सपोज, तो इसका नाम मैं बी रखता हूं, ठीक है। और इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है वो लिख लेता हूं। अगर आप देखोगे तो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये मेरा क्या है, सेट है, ठीक है। अब ये सेट का अगर हम प्रॉपर तौर पे अगर देखें, इसका कोई जो सेट बिल्डर फॉर्म होगा, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि भाई बी इज नथिंग बट एक्स, सच दैट कि एक्स क्या है मेरा, दिख रहा है यहाँ पे क्या है, ये सभी वैल्यूज क्या दिख रहे हैं आपको, प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं। अगर आप आगे में 2 भी लिख दो आगे, तो ये प्रॉपर हो जाएगा प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, दीज आर द प्राइम नंबर लेस देन 20। तो ये समझ में आ गया। लेकिन हमको उससे लेना नहीं है, हमको बोला है कि इस चीज का वेन डायग्राम बनाओ। वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, या तो आप सर्कल बना दो या तो रेक्टेंगल बना दो। तो लेट्स सपोज यहां पे मैं रेक्टेंगल बना के दिखाता हूं। तो मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है।
स्केल से बनाना, आप लोग हाथ से मत बनाना, मैं हाथ से बनाता हूं टाइम बचाने के लिए। अब बी का है तो बी लिख दो, इसके ऊपर लिख दो या फिर बी इसके अंदर लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं पे भी लिख सकते हो, कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। ओके, अब यहां पे ध्यान देना कि ये क्या है, जो एलिमेंट्स है वो लिख देना है, दैट इज 2 है, 3 है, कॉमा वगैरह नहीं देना है, रैंडम कहीं पे भी लिख दो, 2 3 4 नहीं है, माफ करना, जो है वही लिखना है, 2 3 5 11 7 13 17 19, खत्म। इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम। या तो आपको अगर ये बी यहां अच्छा नहीं लग रहा है तो उठा के यहां लिख दो, के ऊपर लिख दो, दैट इज ये बी का क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया। इसी को बोलते हैं वेन डायग्राम, बहुत ईजी है, इससे सिंपल दुनिया में कोई चीज नहीं। समझ में आ रहा है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अब सबसेट क्या होता है इसको समझ लेते हैं। सबसेट, सबसेट यानी सेट के अंदर का कोई ऐसा एलिमेंट, उसको बोलते हैं सबसेट। तो डेफिनेशन क्या बोलता है कि मान लो इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट, मतलब अगर दो सेट आपको दिया हुआ है, ए नाम का और बी नाम का, ठीक है, उसके अंदर के हर एक एलिमेंट बी का, मतलब मान लो दो सेट है ए का और बी का, लेकिन बी का जो एलिमेंट है वो सेट ए के अंदर आता है, तो उस बी को हम लोग बोलेंगे कि वो बी क्या है, ए का सबसेट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, हम लोग ज्यादा अच्छे से समझा पाते हैं। डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछेगा मैथ्स में, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मीनिंग क्या होता है। तो सबसेट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई दो सेट है और एक सेट का एलिमेंट दूसरे सेट में है, तो वो जो सेट है वो उसका सबसेट बन जाएगा। जैसे एग्जांपल समझेंगे और उसको लिखेंगे कैसे, जैसे हमने बी और ए का एग्जांपल दिया, तो बी के जितने भी एलिमेंट्स थे वो ए के अंदर है, तो इसीलिए हमने लिखा कि बी इज द सबसेट। क्या लिखा, बी इज द सबसेट। अब सबसेट का सिंबल क्या है, सिंबल कुछ नहीं है, सी बनाना है और ऐसा लाइन खींच देना है, या फिर सिंपली थोड़ा सा और ऐसा बना दो और लाइन खींच दो, दैट इज नथिंग बट सबसेट का सिंबल। क्या है ये, सबसेट का सिंबल। याद रहेगा सबसेट का सिंबल क्या होता है, हर एक का सिंबल होता है ना, रिप्रेजेंटेशन। वैसे इसको बी इज द सबसेट ऑफ ए, इसको पढ़ेंगे कैसे, बी इज द सबसेट ऑफ ए, जो पहले रहता है सबसेट ऑफ ए। ठीक है, अब यहां पे देखो एग्जांपल जो मैं बता रहा था, जैसे ए मेरा एक सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 5, बी मेरा एक और सेट दिया हुआ है 3 5। अब यहां पे अगर आप देखोगे, ध्यान देना बच्चा, यहां पे ध्यान देना कि जो बी के एलिमेंट्स है, बी के पास क्या एलिमेंट है, 3 और 5 है। ठीक है, बी के पास 3 और 5 है, लेकिन वो ही 3 और 5 क्या ए में आता है क्या, तो मैं बोलूंगा कि यस 3 भी है 5 भी है। तो मैं बोल सकता हूं कि एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज इन सेट ए, यानी हर एलिमेंट बी का सेट ए में प्रेजेंट है। तो इसीलिए मैं क्या बोल सकता हूं कि जो मेरा बी है वो सबसेट बन जाएगा ए का। समझ में आ गया, देयरफॉर बी इज द सबसेट ऑफ ए। और अगर ऐसा होता कि ए यहां पे होता बी वहां पे होता, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो जिसका एलिमेंट जिसमें प्रेजेंट रहता है वो उसका सबसेट बनता है। तो बी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट है, इसीलिए बी इज द सबसेट ऑफ ए सबसेट नहीं है, बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब इसी चीज को हम वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने बताया आपको वेन डायग्राम क्या होता है, सर्कल या फिर रेक्टेंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, जो आपकी मर्जी। तो इसी चीज को मुझे सबसेट को, अगर कोई सबसेट वाला चीज आया तो उसको वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो जैसे कि हमको पता है यहां पे दो चीज है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, एक ए है और एक बी है। तो ए क्या है 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, देखो इसको मैं मिटाता हूं पहले, तो आपको शुरुआत से बताता हूं, नहीं तो आप बोलोगे सर आपने तो पहले से यहां पे बनाया। ये पहले से मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं। देखो अब जैसे समझ लो कि मेरे पास ए है, तो मैंने पहले ए बनाया, इसका नाम क्या रखूंगा मैं, ए। अब मेरे पास बी भी है तो बी भी बनेगा, लेकिन बी जो है वो ए के अंदर ही ऑलरेडी प्रेजेंट है, क्योंकि बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो मेरा जो बी बनेगा वो ए के अंदर ही बनेगा। एक और बना दो ए के अंदर, इसका नाम क्या है, बी। समझ में आ गया क्या बताया। और बी का एलिमेंट्स क्या है, 3 और 5। तो बी के अंदर क्या लिखोगे, 3 और 5 लिख दो। ए के अंदर क्या प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5। तो ऑलरेडी ये जो ए है, बड़ा वाला ए जो है, इसके अंदर 3 और 5 आ चुका है। तो जो बच गया 3 और 5 हटा दो, तो क्या बच गया 1 2 और 5। तो वो लिख दो 1 2 और 5 तो है ऑलरेडी, 1 2 और 4 बच गया, माफ करना। तो इस तरीके से अगर आप पूरे ए को देखोगे, ये बड़ा वाला पूरा ए है ना, तो पूरे के अंदर 1 2 3 4 5 आ रहा है। और सिर्फ बी के अंदर देखोगे तो 3 और 5 आ रहा है। तो हम लोग यहां पे भी क्लियर कट बोल सकते हैं कि बी जो है ये मेरा सबसेट हो जाता है ए का। समझ में आ रहा है कितना इजी है। एग्जांपल्स जब हम जाएंगे प्रैक्टिस सेट के ऊपर और अच्छे से समझेगा। वैसे मुझे पता है आप लोगों को समझा पा रहा हूं मैं अच्छी तरीके से, लेकिन फिर भी ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं, बहुत ही मजबूत बहुत ही मजेदार एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है, चलो सबसेट समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो, क्या है ये रूल्स क्या होते हैं सबसेट के, या फिर यूनिवर्सल सेट जो आगे आएगा उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले सबसेट के कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं। तो क्या बोल रहा है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यानी मान लो ए इज द सबसेट ऑफ ए लिखा है, मतलब हर सेट अपना खुद का सबसेट होता है।
हर एक सेट अपना खुद का होता है। जैसे ए जो है के अंदर 1 2 3 है, ठीक है, तो ए जो होगा वो खुद ही का सबसेट है ना, क्योंकि ए के अंदर का जो एलिमेंट है वो ए के अंदर ही प्रेजेंट है। मुझे पता है आप लोग सोचेंगे कि सर इसकी जरूरत क्या थी, वैसे पता है, पर मैथ्स है ना बच्चा, तो हम लोग बोल सकते हैं एक स्टेटमेंट के हिसाब से कि खुद का सेट खुद ही से सबसेट होता है। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे मान लो ये मेरा क्या था, ए का सेट था, ठीक है, ए का सेट था। अब मान लो एक मेरा सेट है बी, ठीक है, और वो क्या है, एम्प्टी है, खाली है। तो क्या खाली चीज ए में प्रेजेंट है? बिल्कुल प्रेजेंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि बी मेरा जो है वो सबसेट हो जाएगा ए का। तो बी क्या है, एम्प्टी सेट है, तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए। तो वो किसी में भी प्रेजेंट रहेगा, क्योंकि मतलब खाली जगह, हवा, हवा तो हर जगह प्रेजेंट है, समझ लो, उस प्रकार से समझो। वैसे हवा का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं कि भाई खाली जो चीज होता है जिसको हम लोग एम्प्टी सेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट तो हर सेट में प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट कहला सकता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग। तो एम्प्टी सेट को फाइ सिंबल से, ये फाइ दिख रहा है, इसको बोलते हैं फाइव, फाइव बोलते हैं, PHI, फाइव, ठीक है। 5 ये होता है, 5 ये अलग है, ये 5 है, FIVE 5 है, और ये PHI 5, ठीक है। तो 5 का सिंबल होता है, जीरो बनाया और कट किया, तो इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। मैंने आपको एम्प्टी सेट जब पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि एम्प्टी सेट क्या होता है। तो एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ए, ठीक है, ये हम लोग ने बता दिया यहाँ पे। क्लियर, बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट, इफ ए इज इक्वल टू बी, मान लो कि कोई सेट है ए नाम का और एक और सेट है बी नाम का, और वो दोनों सेम है, ठीक है ना, दोनों सेम है, चाहे कैसे भी लिखाओ, दोनों के एलिमेंट्स तो सेम है। तो अगर ऐसा होता है कि ए और बी सेम है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए के एलिमेंट्स बी में प्रेजेंट है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी भी बोल सकते हैं, और बी के एलिमेंट्स भी ए में प्रेजेंट है, तो बी इज द सबसेट ऑफ ए भी बोल सकते हैं। तो दोनों तरीके से हम लिख सकते हैं। तो हमारा तीसरा पॉइंट यही बोलता है। चौथा पॉइंट क्या बोलता है कि अगर ए मेरा सबसेट है बी का, बी मेरा सबसेट है ए का, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा कि अगर ऐसा आपको दिया हुआ है कि ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है कि आपका ए सेट और बी सेट क्या है, इक्वल है। समझ में आ रहा है? दैट इज कन्वर्स, यानी उल्टा उसका। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से चीजें आपको समझने की कोशिश करनी है। तो उम्मीद करता हूं रूल्स सारे आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब चलते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है बहुत ही फेमस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्स क्या है? अनंत है, मतलब बहुत बड़ा चीज है। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? बिगर सेट। जैसे हमने छोटा मोटा सेट पढ़ा, ए पढ़ा, बी पढ़ा, सी पढ़ा, इतने सारे छोटे मोटे सेट। यूनिवर्सल सेट कौन है भाई? सबका वही सबका। तो सबसे बड़ा जो सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। जितने भी सेट दिए हुए हैं वो सब उसके अंदर समा जाएंगे। जैसे ब्रह्मांड के अंदर हर एक प्लैनेट समा जाते हैं, जितना भी बड़ा ब्रह्मांड है हमारा, यूनिवर्स है, उसके अंदर सब प्लैनेट, सब स्टार आ जाते हैं। उसी प्रकार यूनिवर्सल सेट एक यूनिवर्स है जिसके अंदर सभी छोटे मोटे सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। और उसको डिनोट किया जाता है कैपिटल लेटर यू से, ठीक है। अब कोई भी हो सकता है, जैसे एक वेन डायग्राम के हिसाब से समझा जाए, जैसे कि आपका एक फुटबॉल प्लेयर्स का टीम है, ठीक है। अब वो एक ये हो गया, एक सेट हो गया, मान लो ये ए सेट हो गया, ठीक है। अब उससे बड़ा क्या हो सकता है सेट, कि आपके पूरे स्टूडेंट स्कूल में जो फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, मतलब मान लो कि आपका फुटबॉल प्लेयर्स 11 होंगे, लेकिन पूरे स्कूल में फुटबॉल खेलने वाले लोग होंगे 100, ठीक है। तो इस प्रकार से सेट बन जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा ऑल स्टूडेंट्स इन स्कूल हु प्ले फुटबॉल, और ए सेट हो जाएगा टीम हु ऑफ फुटबॉल प्लेयर्स। तो इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं बता दूं कि आपके स्कूल में, आपके क्लास में बॉयज कितने हैं, आपके क्लास में बॉयज कितने हैं, आपके स्कूल में बॉयज कितने हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट में, तो बड़ा होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो सेट रहेगा वो यूनिवर्सल सेट रहेगा। एग्जांपल आएगा तो अच्छे से समझाता हूं, टेंशन मत लेना, ठीक है। चले, तो ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उल्टा, या फिर हम बोल सकते हैं कि जो चीज बच रहा है उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट। अब जैसे क्या है यहां पे कॉम्प्लीमेंट में, तो सपोज यू एक यूनिवर्सल सेट है, हम मान के चलते हैं कि यू मेरा क्या है, एक यूनिवर्सल बहुत बड़ा सेट है, और बी जो है वो सबसेट ऑफ ए है, ऐसा मान के चलते हैं कि बी जो है सबसेट ऑफ ए है। देन सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन यू विच आर नॉट इन सेट बी आर कॉल्ड एज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। समझाता हूं बच्चा, टेंशन मत लो। बच्चे सोचते होंगे सर डेफिनेशन तो आपने बता दिया लेकिन समझ में नहीं आया। मुझे पता है, मैं फीलिंग समझता हूं बच्चों का, क्योंकि यार मैं भी तो वैसे ही था ना, कि टीचर आते थे, डेफिनेशन बता देते थे, खत्म कहानी, लेकिन समझ में नहीं आता था। तो मैं यहां पे हूं, मैं डेफिनेशन भी बताता हूं, एग्जाम्पल के साथ भी समझाता हूं, ठीक है। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लो कि उसने क्या बोला कि एक यूनिवर्सल सेट ले लो। जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट यू ले लिया 1 2 3 4 5, ठीक है। मेरा 1 2 3 4 5 क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है, बहुत बड़ा सेट है, और मेरे पास एक वैल्यू है ए नाम का, ठीक है, और वो है 2 और 4। ए जो सेट है वो है 2, 4 है,
ठीक है। तो ए मेरा 2 4 है, लेकिन मेरा ब्रह्मांड यानी यूनिवर्सल सेट तो है 1 2 3 4 5। तो अगर मैं यू में से ए को हटा दूं तो कुछ बचेगा। तो अगर यू में से ए को हटा दूं तो 2 हट गया, 5 हट गया, सॉरी 4 हट गया, माफ करना, 2 हट गया, 4 हट गया। तो क्या बच रहा है? 1 बच रहा है, 3 बच रहा है, 5 बच रहा है। तो ये जो 1 और 3 और 5 बच रहा है, ये बचा हुआ चीज है जो ए में नहीं था। तो जो चीज ए में प्रेजेंट नहीं है बट यू में प्रेजेंट है, वो हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ए 2 4 है, लेकिन ए का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट कैसे लिख सकते हैं? किसी सेट का भी आप कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो, जैसे यहां पे बी दिया था, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट लिख रहे हो तो बी के ऊपर एक छोटा सा डैश मार देना। जैसे ए के ऊपर यहां पे छोटा सा डैश मार दिया है, तो इसको बोलेंगे ये ए सेट है, ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए है, क्योंकि ए के ऊपर डैश मारा हुआ है, ए डैश। तो ए डैश क्या है? क्या बच रहा है? 1 3 और 5 बच रहा है। तो इसीलिए ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मतलब ऐसा सेट जिसके एलिमेंट, जिसके वैल्यू ए में प्रेजेंट ना हो बल्कि यू में प्रेजेंट हो। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? ये 1 2 3 4 5 यू था, ए था, ठीक है। इसके अंदर ए डैश, ए डैश यानी ए डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। अब इसी चीज को वेन डायग्राम में कैसे बनाएंगे? मुझे पता है सबसे बड़ा सेट कौन है? यू। तो यू के लिए मैंने बड़ा रेक्टेंगल ले लिया, उसके अंदर वैल्यू है 1 2 3 4 5, समझ लो। लेकिन उसके अंदर भी एक वैल्यू है, उसके अंदर ए प्रेजेंट है। तो ए किधर है भाई? ये देखो, ए छोटा सर्कल बनाया, उसके अंदर ए का वैल्यू क्या है? 2 4, 2 और 4 लिख दिया। लेकिन जो बच गया वो भी तो है, दैट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए 1 3 5 है, तो यहां पे हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश लिखा हुआ है, तो ये है 1 3 और 5, ठीक है। और उसके ऊपर सबसे बड़ा यू। तो यू में क्या आना चाहिए? यू में आना चाहिए 1 2 3 4 5। तो यू में आ रहा है, देखो पूरे यू में क्या आ रहा है? 1 2 3 4 5, पांचों के पांचों आ रहे हैं। दैट इज नथिंग बट योर वेन डायग्राम। और इससे सिंपल मैं क्या ही बताऊं बच्चों आपको, आप बताओ मुझे यार, मतलब इससे सिंपल कुछ चीजें हो सकती है क्या? ठीक है, समझ में आ रहा है? तो चलो फास्ट चलेंगे और सीधा प्रैक्टिस सेट पे मूव ऑन करेंगे। तो ये रहा हमारा प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला एग्जांपल, क्वेश्चन नंबर 1। क्या बोल रहा है? इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई, बी इज इक्वल टू सी डी ई एफ, सी इज इक्वल टू बी डी, मतलब 4 सेट दिए हुए ए बी सी डी और उसके कुछ एलिमेंट्स वैल्यू दिए हुए हैं। हमें बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विच फॉल्स। 6 चीज पूछा हुआ है, 6 क्वेश्चन है। मैं लाइन खींच देता हूं 6 क्वेश्चन के लिए, ठीक है ना। 6 क्वेश्चन के लिए लाइन खींच देता हूं मैं। एक सेकंड, 1 सेकंड मुझे दे दो। 1 2 4 5 एंड 6, ठीक है। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है सी इज द सबसेट ऑफ बी। सी जो है वो बी का सबसेट है, लेकिन इसमें सी और बी क्या है? दिया हुआ है, सी दिया हुआ है, बी कॉमा डी। सी दिया हुआ है, सी का जो सेट है वो है बी कॉमा डी। फिर बी का जो सेट है वो लिख दो, बी दिया हुआ है बी 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 सी डी ई एफ, सी कॉमा डी कॉमा ई कॉमा एफ, ठीक है। हमारा जो क्वेश्चन दिया था इसको हम लोग को चेक करना है कि वेदर इट इज ए ट्रू स्टेटमेंट और फॉल्स स्टेटमेंट। तो सी इज द सबसेट ऑफ बी, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें हमने सी का वैल्यू लिख दिया, बी का वैल्यू लिख दिया। अब हमें चेक करना है कि क्या सी के जो एलिमेंट है, क्योंकि यहां पे बोल रहा है सी इज द सबसेट ऑफ बी, इसका मतलब सी का एलिमेंट बी के अंदर आना चाहिए। तो सी का एलिमेंट है बी और डी, तो बी और डी इसमें प्रेजेंट है क्या? बी प्रेजेंट नहीं है, डी प्रेजेंट है। तो कोई एक भी प्रेजेंट नहीं रहेगा तो भी वो उसके अंदर नहीं आता। मतलब क्लियरली बोल सकते हैं यहां पे कि देयरफॉर, हम लोग और क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा और मैं छोटा कर लूं साइज और कलर चेंज करता हूं यहां पे, कि देयरफॉर एलिमेंट्स ऑफ सी इज नॉट फुल्ली प्रेजेंट। आप कुछ भी लिख सकते हो इंग्लिश में, ऐसा कोई बात नहीं है, नॉट फुल्ली प्रेजेंट इन सेट बी। तो देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो सी है वो सबसेट नहीं रहेगा, इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हमको पूछा क्या, मेन चीज क्या पूछा है? ट्रू और फॉल्स। देयरफॉर हम लोग क्या बोल सकते हैं? इट इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। क्या ये फॉल्स स्टेटमेंट है? समझा? तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को करना है। 2-3 और कराऊंगा, बाकी होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो ध्यान देना, बहुत ईजी होता है, ठीक है। समझते हैं अगला क्वेश्चन को। देखो क्या बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, तो समझो ए इज द सबसेट ऑफ डी बोल रहा है। ए इज द सबसेट ऑफ डी, तो पहले ए का वैल्यू लिखो। ए क्या दिया हुआ है? ए दिया हुआ है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई लिख दिया। उसके बाद डी क्या दिया हुआ है? देखो डी का जो सेट है, डी का जो सेट है वो क्या दिया है? ए कॉमा ई, ए कॉमा ई। और हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ए इज द सबसेट ऑफ डी, यानी ए का एलिमेंट डी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ए का एलिमेंट डी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए, तो ए का तो एलिमेंट ये है, ठीक है।
ए बी सी डी ई। तो यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो ए तो प्रेजेंट है, ई भी प्रेजेंट है, लेकिन ये जो बी सी डी जो है, क्या ये प्रेजेंट है? क्या बी सी डी जो है वो इसके अंदर प्रेजेंट है क्या? देखो दो तो प्रेजेंट हो गए ना बच्चा, समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? दो तो इसके अंदर प्रेजेंट हो गए, लेकिन बाकी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स आर नॉट प्रेजेंट। लिखो यहां पे छोटा सा स्टेटमेंट, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज नॉट प्रेजेंट इन सेट डी। डी के अंदर प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर ये स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स है। क्या है ये जो स्टेटमेंट है बच्चा, ये क्या आ रहा है? फॉल्स आ रहा है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, बहुत इजी एग्जांपल होते हैं, इससे सिंपल हो सकता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? थर्ड वन। थर्ड वन, डी इज द सबसेट ऑफ बी। तो डी का लिखेंगे सबसे पहले सेट। डी का कहां गया बच्चा? ए कॉमा ई है, और उसके बाद बी का लिखना है। बी किधर है भाई? बी सी डी ई एफ। तो इसमें बोल रहा है कि डी बी का सबसेट है। तो डी बी का सबसेट है, मतलब डी के एलिमेंट्स बी में होने चाहिए। तो डी का जो ए है, ठीक है, वो इसमें नहीं है। ई है, प्रेजेंट है, लेकिन ए नहीं है। तो हम अगेन यहां पे बोल सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स नॉट प्रेजेंट। ठीक है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट नहीं, अच्छे से लिखना पूरा। देयरफॉर ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। ये मैं थोड़ा शॉर्टकट मार के लिख रहा हूं, क्योंकि आपको अभी मैं समझा चुका हूं कि किस तरीके से आपको पूरा पूरा लिखना है। समझ में आ रहा है बच्चा? क्लियर? अब चौथा, चलो फोर्थ वन, फटाफट जाएंगे थोड़ा। ठीक है, फोर्थ वन। फोर्थ वन क्या बोल रहा है? कहां गया ये? देखो, डी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी डी का जो एलिमेंट्स है वो ए में होना चाहिए। तो डी का एलिमेंट्स क्या है? ए कॉमा ई, और ए का लिख दो, ए है। ठीक है, ए का किधर है? ए का ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी ई। ठीक है, तो डी का एलिमेंट ए में प्रेजेंट होना चाहिए। तो डी का एलिमेंट ए इसमें प्रेजेंट है, ई प्रेजेंट है, मतलब पूरे के पूरे डी के जो एलिमेंट्स है वो ए में आते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट डी आर प्रेजेंट इन सेट ए। मतलब डी के सारे एलिमेंट, डी के ए और ई जो है वो ए के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब डी जो है ये सबसेट ऑफ ए है। देयरफॉर ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। समझ में आ गया? तो क्या बचे हुए दो एग्जांपल्स आप कर सकते हो होमवर्क के तौर पे, तो प्लीज इसको आप एज ए होमवर्क ले लेना, क्योंकि मैंने आपको अगर फॉल्स वाले स्टेटमेंट आ रहे हैं या फिर जो नहीं होते उसके भी बता दिए, और ट्रू वाले भी जो है वो भी बता दिए। तो ये दो एग्जांपल, पांचवा और छठा जो है, बी इज द सबसेट ऑफ ए और सी इज द सबसेट ऑफ ए, दो मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं। बहुत ईजी है, जैसे मैंने किया वैसे आपको सॉल्व करना और प्रैक्टिस करते रहना। ठीक है, हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन यहां पे अगर आप ध्यान दोगे तो क्या बोल रहा है? टेक द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 से लेके 20 एज ए यूनिवर्सल सेट। मतलब हम लोग को बोल रहा है कि यूनिवर्सल सेट को आप 1 से लेके 20 तक का नेचुरल नंबर ले लो। मतलब यू जो है यूनिवर्सल सेट, उसको मैं क्या ले लूंगा? 1 से लेके 20 तक का नेचुरल नंबर ले लूंगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। आपको पूरा नहीं लिखना है तो डॉट 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 करके 20 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं पूरा आपको लिख के दिखा देता हूँ। 15 16 17 18 19 20। ठीक है, समझ में आ रहा है? क्लियर? अब आपको क्या लिखना है? इस यूनिवर्सल सेट जो है इसको आपको पूरा लिखना है। ठीक है, फटाफट से आप लिखो। ठीक है, फटाफट से आप इसको लिखो। ध्यान देना बच्चा, एक सेकेंड। हाँ, हो गया यूनिवर्सल सेट। एंड शो सेट एक्स एंड वाई, मतलब आपका ये जो दो वैल्यू दिया है, पहला एक्स और वाई, इसको आपको वेन डायग्राम बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम बनाएंगे वेन डायग्राम किसका? एक्स का। तो एक्स का क्या वैल्यू है? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एंड 7 लेस देन एक्स लेस देन 15। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो कैसे आएगा? इसका वैल्यू जो आएगा वो आएगा एक्स इज इक्वल टू, इसका आप लिस्ट करो, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए, 7 से लेके 15 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो 7 से लेके 15 मतलब 8 9 10 11 12 13 और 14। खत्म कहानी, ये मैंने लिख दिया। अब इसी का वेन डायग्राम बना लो बच्चा। इसी का वेन डायग्राम कैसे बनेगा? ये बना दिया सर्कल। ठीक है,
इसके अंदर, इसके अंदर, यूनिवर्स के अंदर, तो ये यूनिवर्स, उसके अंदर एक्स, यूनिवर्स के अंदर ये आपका रेक्टेंगल और उसके अंदर एक्स। तो आपका एक्स क्या है? 8 9 10 11 12 13 14, तो लिख दो 8 9 10 11 12 13 14 लिख दिया। तो एक्स का वैल्यू हमने लिख दिया। ये क्या लिख दिया हमने? ये एक्स का वैल्यू जो है ये हमने लिख दिया। अब u है पूरा, तो जो बच जा रहे हैं एक्स जो लिख दिया, जो बच गए वो लिख दो, ठीक है। तो क्या बच गया है? देखो इसमें 8 के पहले वाले सब बच गए, यानी 1 बच गया, 2 बच गया, ठीक है, 3 बच गया, 4 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया, फिर 8 9 10 11 12 13 14 हो गया। उसके बाद 15 से लेके 20 पूरे बच गए, तो लिख दो 15 16 17 18 19 और 20। तो इस तरीके से आपने ये पूरा वेन डायग्राम बना लिया। बहुत ईजी है। अगेन जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले भैया आपको एक्स का बनाना था, तो एक्स बनाया, लेकिन एक्स किसके अंदर है? बड़े वाले यू के अंदर है, तो उसको भी बना दिया, खत्म कहानी। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन तरीके से, ठीक है। बहुत ईजी लग रहा है आपको, मुझे पूरी उम्मीद है। सेकेंड वन क्या बोल रहा है? वाई, वाई इज द सेट ऑफ वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड y इज द प्राइम नंबर। देखो लिखा है y इज द प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, तो y इज प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? y इज द सेट ऑफ 1 से लेकर 20 तक प्राइम नंबर लिखो। 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 15 होता है, ठीक है। और क्या होता है? 15 नहीं होता है, माफ करना, 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है और 19 होता है। बस इतने ही नंबर्स प्राइम नंबर होते हैं 1 से लेकर 20 के बीच में। अब इसका मुझे क्या करना है? ये तो मैंने बना दिया, लिस्टिंग मेथड से कर दिया, लेकिन हमको क्या करना है? हमको बोल रहा है भाई वेन डायग्राम बनाओ इसका, बोला है ना, देखो यूजिंग वेन डायग्राम, तो वेन डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बच्चा? ध्यान देना इस चीज को। वेन डायग्राम मुझे बनाना है तो सबसे पहले मैं वाई बनाऊंगा, तो वाई मेरा एक छोटा सा सर्कल रहेगा, इसका नाम रहेगा वाई, ठीक है, वाई रहेगा। और इसके अंदर जो वैल्यूज रहेंगे वाई वाले रहेंगे 2 3 5 7 11 13 17 और एक 19। ये मैंने लिख दिया y के वैल्यू। लेकिन ये y जो है वो किसके अंदर है? u के अंदर है, तो एक बड़ा ये भी रहेगा, ये रहेगा u, यूनिवर्सल सेट। यहां लिखा, हाँ लिखा है u, तो u लिखना इज इंपॉर्टेंट, तो यहां पे रहेगा u आपका, दैट इज यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट में और क्या लिखोगे? पूरा 1 से लेके 20 है, यूनिवर्सल सेट क्या है? पूरा 1 से लेके 20 है। तो ऑलरेडी कुछ वैल्यू लिख चुका हूं, तो जो बच गया है वो लिख दो। क्या बच गया? 1 बच गया था, 1 लिख दिया, 2 3 है, 4 बच गया था, लिख दो, 5 है, 6 है, 6 लिख दिया, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 है, ठीक है, 11 लिखा हुआ है ऑलरेडी, 12 नहीं लिखा है, 13 लिखा है, 14 15 16 17 इधर लिखा हुआ है, 18 नहीं है, 18 लिख दिया, 19 लिखा हुआ है, 20 कहीं पे लिख दो, खत्म कहानी। तो अगर आप u का देखोगे तो पूरा 1 से लेकर 20 तक के नंबर्स इसमें आ चुके हैं, जिसके अंदर y भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके से आपको कोई भी दिया हुआ, जितने भी आपको हार्ड से हार्ड आने दो, आप उसको कर पाओगे, क्योंकि ये सबसे इजीएस्ट एग्जांपल्स होते हैं आपको ऐसे क्वेश्चंस को करने में। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? बस इसी बात पे लाइक मारते जाना, और आपको ये अपने दोस्तों को भी शेयर करके बताना है गाइस। जितना हो सके प्लीज अपने दोस्तों को शेयर करके बताओ कि हम क्या कर सकते हैं और कितना बेहतरीन तरीके से हम पढ़ा रहे हैं यहाँ पे। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? u दिया हुआ है, देखो u दिया है, p दिया हुआ है, ठीक है। शो दैट u p एंड p डैश। तो देखो u दिया हुआ है आपको, कितना दिया है? 1 2 3 7 8 9 10 11 12, ये आपको दिया है u। उसके बाद p का वैल्यू दिया हुआ है 1 3 7 और 10। हमें बोल रहा है कि शो दैट u p एंड p डैश बाय वेन डायग्राम। तो u तो पता है, p पता है, लेकिन p डैश यानी p कॉम्प्लीमेंट नहीं पता है। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा? p कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा। तो p कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? जो p है अगर उसको u में से हटा दूं, मतलब जो p दिया है फिर कोई भी सेट दिया है उसको अगर मैं u से हटा दूं तो जो बच गया वो मेरा कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है। तो 1 3 7 10 को हटा दो, ठीक, 1 को हटा दूंगा, 3 को हटा दूंगा, 7 को हटा दूंगा और 10 को हटा दूंगा। जो बच गया बाकी लिख दो। क्या बच गया है? 2 बच गया और 8 बच गया, देखो 1 हट गया, 2 लिख दिया, 3 हट गया, 7 हट गया, 8 लिख दिया, 9 लिख दिया, 11 लिख दिया और 12 लिख दिया। तो ये आपका किस में आ गया? दैट इज कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपका बन गया p कॉम्प्लीमेंट। p कॉम्प्लीमेंट आपने बना दिया बच्चा, बहुत सिंपल, p कॉम्प्लीमेंट आपने बना दिया। अब उसके बाद आपको ये सभी चीज को वेन डायग्राम में बताना है। तो वेन डायग्राम में कैसे बताओगे? तो सबसे पहले क्या बताऊंगा? यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा है, तो मैं एक बड़ा सा पहले बॉक्स बना लेता हूं।
एक मैंने बहुत बड़ा बॉक्स बना लिया, इसका नाम क्या है, यू नाम है। अब उसके अंदर पी होगा, बना लिया एक सर्कल, ये इसका नाम क्या है, पी होगा। लेकिन जो बच गया है, इस पी के बावजूद, पी के अलावा जो बच गया है उसको पी कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो ये जो खाली जगह है, ठीक है, ये जो खाली जगह है वो क्या है आपका, पी डैश है, यानी पी कॉम्प्लीमेंट है। और पूरा जो है वो डब्बा वो यू है। तो पहले पी लिखो, पी कितना है 1357, तो लिख दो यहां पे 135 और ये 7, ये मैंने पी लिख दिया। इसके अलावा जो यहां पे आएगा वो आपका पी कॉम्प्लीमेंट रहेगा, यानी 2 रहेगा, 8 रहेगा, 9 रहेगा, 11 रहेगा और कितना है 12 रहेगा, ये मैंने लिख दिया। और इस पूरे को अगर आप देखोगे तो जो यूनिवर्सल सेट में जो जो लिखा हुआ है वो सब इसके अंदर आ गया। तो इस तरीके से हमने ये वेन डायग्राम को बना लिया। अब इसी के अंदर एक और क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखो सेकंड वन, ये आपका पहला था, फर्स्ट वन था, इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन पूछा है, वेरीफाई पी डैश का भी डैश इज इक्वल टू पी। क्या बोल रहा है, पी डैश का जो डैश है वो पी आना चाहिए, इसको हम लोग को प्रूफ करके दिखाना है। तो मुझे पता है देखो बच्चा कि अगर मैं पी डैश की बात करूं, ठीक है, तो पी डैश की बात करूं तो पी डैश कितना है 2 8 9 11 और 12, लिख दो यहां पे 2 8 9 11 और 12, ये मेरा क्या है पी डैश है। और अगर पी डैश का भी डैश निकालूं मैं, पी डैश का डैश क्या हो जाएगा, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब पी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ के जो बच गया वो, तो पी कॉम्प्लीमेंट को छोड़ दूंगा तो यूनिवर्सल सेट में क्या बचेगा, पी बचेगा। तो 1 3 7 10, ठीक है, क्या बचेगा 1 3 7 और 10 बचेगा। और अगर आप देखोगे तो 1 3 7 10 किसके वैल्यू है, 1 3 7 10 किसके वैल्यू है, पी के वैल्यू है। तो हम लोग बोल सकते हैं देयरफॉर पी डैश का जो डैश है वो पी है, ठीक है, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया, हैंस प्रूव्ड, ये हमने क्या करके दिखा दिया, प्रूव करके दिखा दिया। क्लियर। तो इस तरीके से एग्जांपल्स पूछे जाएंगे एग्जाम में, किसी भी तरीके से घुमा फिरा के, आपको हार नहीं माननी है, आराम से आप चुटकी बजाते ही इसको सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या बोल रहा है, ए इज सेट गिवन ईयर, ए इज इक्वल टू गिवन ईयर 1 3 2 7, और आपको बोल रहा है राइट एनी 3 सबसेट ऑफ ए। कुछ भी लिख सकते हो अपने मन से भाई, कैसे लिखोगे, जैसे मान लो कि मैं बी बनाता हूं, ठीक है, इसके अंदर ही होना सबसेट, मतलब इसके अंदर का चीज, तो बी में लिख दूंगा 1, ठीक है। सी बना लेता हूं एक और, इसको मैं लिख लेता हूं 2 3, एक और बना लेता हूं डी, इसको मैं बोल लूंगा 1 2 7। ये सभी जो वैल्यू है, चाहे बी हो चाहे सी हो चाहे डी हो, वो ए के अंदर आता है। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि बी मेरा सबसेट है ए का, सी मेरा सबसेट है ए का, और डी भी जो है सबसेट है ए का। तो हमने बना लिया कोई भी 3 अपने मन से, आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें अपने मन से, बस जो भी सेट बना रहे हो वो ए के अंदर आना चाहिए, दैट इज सबसेट होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां पे अगर आप देखोगे ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस। क्या बोल रहा है, देखो, राइट द सबसेट रिलेशन बिटवीन द सेट। सबसेट रिलेशन बताना है। सबसेट रिलेशन का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। इसमें बोल रहा है कि P जो है वो सेट ऑफ ऑल रेसिडेंट इन पुणे, मतलब P जो है मेरा, जो P है वो पुणे है, सबसेट है। P जो है पुणे को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन पुणे किस में आता है, अगर आप देखोगे इतने सारे चीज दिया है तो पुणे किस में आ रहा है, पुणे आता है महाराष्ट्र के अंदर, बराबर। तो मैं बोल सकता हूं कि जो P है वो किसके अंदर आएगा, महाराष्ट्र के अंदर। और महाराष्ट्र के लिए हम लोगों ने लिखा है H, मतलब बोल सकते हैं कि P इज द सबसेट ऑफ H। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P जो है वो सबसेट है H का। और इसको पूरा स्टेटमेंट लिख सकते हो कि पुणे इज द सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पुणे इज सबसेट ऑफ महाराष्ट्र। क्यों लिखोगे, क्योंकि पुणे के जो रेसिडेंट्स है वो महाराष्ट्र में रहते हैं ना कहीं ना कहीं। फिर एक और चीज की ये जो पुणे है वो इंडिया में भी आता है, कहां गया ये वाला, पुणे जो है वो इंडिया में आता है। तो P इज द सबसेट ऑफ B, B है ना, इंडिया के लिए B है, तो P इज ऑल्सो सबसेट ऑफ B। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, और उसका पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे, पूरा स्टेटमेंट आप लोग लिखोगे। थर्ड वन बहुत ईजी है बच्चा, इतना ईजी कि आप सोच भी नहीं सकते। और बताओ और क्या क्या चीज इसके अंदर आ सकता है, बताओ। अब जैसे आपको पता है मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश किस में आता है भाई, इंडिया में ही आता है, तो M जो है B के अंदर आता है। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि M इज द सबसेट ऑफ B, ये भी लिख सकते हो। समझ में आ रहा है कितना इजी जा रहा हूं मैं। फोर्थ वन और क्या हो सकता है बताओ। वैसे ही महाराष्ट्र भी जो है वो इंडिया के अंदर आता है, यानी कि H जो है वो भी सबसेट है B का, ये भी आप लिख सकते हो। वैसे ही इंदौर जो है मध्य प्रदेश में आता है, मतलब I इज द सबसेट ऑफ M, I जो है वो सबसेट है M का, इंदौर मध्य प्रदेश में ही आता है ना। और क्या लिख सकते हो भाई, खत्म। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, इंदौर इंडिया में आता है वो भी लिख दिया आपने। आई भी लिखा है क्या, आई भी नहीं लिखा, तो आई भी, इंदौर भी इंडिया में आता है। तो आप बहुत सारे बना सकते हो, इतने सारे बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। इंदौर इज द सबसेट ऑफ बी कौन है, इंडिया। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि हम कोई भी किसी से बना सकते हैं, लेकिन वो उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 इसमें बोल रहा है कि विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट ऐसा है जो यूनिवर्सल सेट होगा, बताओ सबसे बड़ा सेट कौन सा है इसमें भाई, इंडिया।
इंडिया जो है, इंडिया एक ऐसा है जिसके अंदर सब आ सकता है, पुणे आ सकता है, महाराष्ट्र आ सकता है, मध्य प्रदेश आ सकता है, इंदौर आ सकता है, सब आ सकता है। तो यहां पे जो यूनिवर्सल सेट रहेगा वो कौन रहेगा? इंडिया। तो हम लोग इसका आंसर क्या लिख सकते हैं? हमारा जो सेकंड क्वेश्चन था इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 जो था, विच सेट कैन बी द यूनिवर्सल सेट, तो हम लोग बोल सकते हैं हियर द यूनिवर्सल सेट इज इंडिया, यानी सेट बी, द यूनिवर्सल सेट। जो सेट बी है हमारा, सेट ऑफ बी, वो मेरा यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि उसी के अंदर सब आ रहे हैं। ठीक है, देख पा रहे हो आप लोग? क्लियर? बस यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? देखो ध्यान से, विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट गिवन बिलो। अब देखो यहां पे ध्यान से, पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है, ए का जो सेट है, सेट इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ए इज अ सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अगर आप देखो ध्यान से इसको, तो ए का मैं मल्टीपल ऑफ 5 मतलब क्या होता है? 5 का टेबल, 5, 10, 15, 20 और डैश 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 करते हो जाता रहेगा। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 5 कितना भी जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें बी। बी का क्या दिया हुआ है? देखो, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 5, सॉरी, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 7। देखो क्वेश्चन को समझो पहले ध्यान से, क्या बोल रहा था? ए जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 5 है, तो इसका मैंने लिख दिया। वैसे बी जो सेट है वो मल्टीपल ऑफ 7 है, तो इसका भी लिख दूंगा मैं। बी का सेट जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 7 आएगा, यानी 7, 14, 21, 28 ऐसे डैश 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 करते, ठीक है, इनफाइनाइट। उसके बाद एक और चीज पूछा है, सी, सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। क्या बोल रहे हैं? सी दैट इज नथिंग बट सेट ऑफ मल्टीपल ऑफ 12। तो इसको आप कैसे लिखोगे? सी का दैट इज नथिंग बट मल्टीपल ऑफ 12, 12, 24, 36, 48 डैश 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 करते ये खत्म हो गया। तो आपने ये लिख दिया ए, बी और सी। देखो ध्यान से, क्या लिख दिया? ए लिख दिया, बी लिख दिया और सी लिख दिया। 3 चीज आपको मिल गए। ठीक है, अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, यहां पे आप ध्यान दोगे तो आपको पूछा है विच सेट ऑफ द नंबर्स कुड बी द यूनिवर्सल सेट। मतलब ये जो सेट मैंने बनाए ए बी सी, इनका यूनिवर्सल सेट कौन हो सकता है? भाई कौन हो सकता है वो आपको बताना है। तो कौन हो सकता है? तो अगर मैं आपको एक चीज बताऊं यहां पे, तो आपको पता है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का अगर मैं सेट की बात करूं तो वो होता है 1 2 3 4 5 डैश 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 करके इंफिनिटी। वैसे एक होता है होल नंबर, इसका अगर मैं सेट बनाऊं तो वो होता है 0 1 2 3 4 5 से करते 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 इंफिनिटी। वैसे इंटीजर्स का जो होता है वो भी हमने आपको बताया था बच्चा, अगर आपको याद होगा कि -3 -2 -1 0 1 2 3 और ऐसे करते करते ये इंफिनिटी तक जाता है, यहां पे भी इंफिनिटी। और वैसे ही होता है एक क्यू, जिसको हम लोग रैशनल नंबर बोलते हैं। तो कोई भी हो सकता है, जैसे P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो सकता है वो, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है वो। तो अगर आप देखोगे तो ये सभी नंबर्स 5 10 20 7 ये सब क्या है? ये कुछ ऐसे नंबर्स रहेंगे जो इन सभी के अंदर किसी में भी आ सकते हैं। तो अगर मैं समझ लो कि मैं एक यूनिवर्सल सेट लूं n, जो कि है नेचुरल नंबर, तो ये एक ऐसे नंबर है जो नेचुरल नंबर्स में आ जाएंगे। ये एक ऐसे नंबर है जो होल नंबर भी अगर यूनिवर्सल सेट लूं तो उसके अंदर आ जाएंगे। ये कुछ ऐसे नंबर्स है जो इंटीजर्स में भी आ जाएंगे, और ये कुछ ऐसे नंबर है जो रैशनल नंबर में भी आ जाएंगे, यानी अपॉन के फॉर्म में भी आ जाएंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे? हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हियर ए बी सी कैन बी प्रेजेंट इन ऑल अबव सेट, दैट इज नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या फिर क्यू। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? जो क्वेश्चन पूछा है विच सेट ऑफ नंबर्स कुड बी यूनिवर्सल सेट, तो हम लोग यहां पे बोल सकते हैं देयरफॉर यूनिवर्सल सेट कुड बी एनी वन ऑफ द अबव, यानी कि जो हमने ऊपर लिखा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स या फिर क्यू यानी रैशनल नंबर, इन चारों में से कोई एक भी ले लो, आप अपने मन से कोई एक भी ले लो, तो वो क्या कहलाएगा? वो इन चीज का यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, तो सेम जैसे यहां पे मैंने इसका करके दिखाया, ये आप लोग को करना है होमवर्क, बहुत ईजी है, आंख बंद करके कर सकते हो, इतना ईजी है। समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके है बच्चा। अब चलते हैं हमारे एक आखिरी क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोल रहा है? लेट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास इज ए यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है? ऑल स्टूडेंट, इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, वैसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। यूनिवर्सल सेट क्या है? ऑल स्टूडेंट्स इन अ क्लास। एंड क्या बोल रहे हैं? लेट सेट ए बी द स्टूडेंट्स। तो ए जो है वो क्या है? स्टूडेंट्स हु सिक्योर
50% और मोर मार्क्स, मोर देन 50% मार्क्स इन मैथ सब्जेक्ट। इन मैथ सब्जेक्ट हम लोग को क्लियरली बोल रहा है कि यू मेरा ऑल स्टूडेंट है। यू क्या है? ऑल स्टूडेंट एक क्लास के अंदर, जैसे आपके होते हैं। ए जो सेट है वो ये है कि ए जो सेट है वो ऐसे बच्चे हैं जो 50% से ज्यादा मार्क्स लाए हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि देन राइट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेंगे? ए डैश। ये क्या होगा? ऐसे बच्चे यानी स्टूडेंट्स, ऐसे बच्चे, देखो एक ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 50% से ज्यादा मार्क्स लाया मैथ्स में, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसका यानी ए डैश होगा, वो कौन बच्चे होंगे? जिन्होंने 50% से कम मार्क्स लाया। सिंपल। तो स्टूडेंट्स हु सिक्योर लेस देन 50% मार्क्स इन मैथ्स। दैट्स इट, खत्म कहानी। इसी के साथ ये होता है हमारा प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट। और आप देख सकते हो कि कितना इजी था, हम लोग कैसे चुटकी बजाते बजाते ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर पा रहे हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग को भी हमारे साथ ये लेक्चर्स देके काफी ज्यादा मजा आएगा। आई नो ये वीडियो काफी बड़ा हो गया, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं इतना डीप में कंसेप्ट के साथ पढ़ा रहा हूं तो यार थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा। तो प्लीज आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, अपने दोस्तों को शेयर करके बता देना। आज के लिए इतना ही, लेक्चर खत्म होता है, प्रैक्टिस सेट 1.3 भी खत्म होता है। एक ही प्रैक्टिस सेट बचा है, उसको भी फटाफट से कंप्लीट करेंगे और बहुत जल्दी आपका ये चैप्टर भी जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा और जल्दी जल्दी अगला चैप्टर भी चालू होगा, मैथ्स 2 भी चालू होगा। सब चीज आपको मिलेगा नए नए तरीके से, तो बहुत मजा आने वाला है। आप बस बने रहो हमारे साथ। ये वीडियो अगर पसंद आया है लाइक करना, शेयर कर देना, फैला दो यार पूरे महाराष्ट्र में कि नया तरीके से नए बैच के साथ राहुल सर आए हैं, नए एनर्जी के साथ। तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।